तो किसान साथियों और मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आज आपको जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, कोई 16 बताता है, कोई 17, कोई 18, तो 16 से 18 में मानता हूँ 17 पोषक तत्व हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर आप लोग सभी भाइयों को जानकारी होगी तो आप अपनी खेती को अच्छे से बखूबी रूप से कर पाएंगे, क्योंकि जो हमारी खेती है इन सभी 17 जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इन पर ही डिपेंड करती है और मिट्टी भी इन्हीं से चलती है। अगर ये मिट्टी में ना हो तो हमारी जो फसल है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी और उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनसे हमारी फसल जो है बहुत अच्छी पैदावार दे सकती है, हमारा बहुत अच्छा मुनाफा करा सकती है। तो इसलिए हमें इन सभी 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो वो 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकल एंड जिंक। ये आपके 17 जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी फसल के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर ये आपकी फसल में कमी आए इनकी या कुछ ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए तो आपका जो है उत्पादन बहुत कम हो सकता है और ख़राब हो सकता है। तो इन सभी 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हम इस वीडियो में आज 3 ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, क्योंकि अगर हम 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे बनाएंगे एक साथ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हम इसे 3-4 पार्ट में डिवाइड करके पूरी वीडियो को आपके लिए पूरे 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपके लिए ज़रूर हम बना के आपको देंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से नॉलेज हो सके कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से कौन सी बीमारी आती है, कौन सा जो है प्रोडक्शन कम करती है, कौन से प्रोडक्शन बढ़ता है, किससे हमारी चमक आती है पौधे में, किससे हमारा पौधा फल अच्छा देता है, अनाज का उत्पादन बढ़ जाता है कि घट जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो ये 17 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इनको किस किस भाग में विभाजित किया गया है। को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। पहला जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इससे हमें पता चलेगा कि हमारे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाले, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा की आवश्यकता होती है हमें अपने खेत में, वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जिनकी मात्रा हमें कम ज़रूरत होती है वो होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इन दोनों के बारे में हम बताते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे कौन से होते हैं जो हमें बहुत मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये जो आपके सामने दिखाई दिए गए थे इनकी हमें बहुत मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इन पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि हमें कम जो पोषक तत्वों की क्वांटिटी में मात्रा जिनकी कम यूज करते हैं हम अपने खेत में, तो वो हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मॉलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें बहुत ही कम मात्रा में यूज करने के लिए दिखाई देते हैं। तो अब हम बात करेंगे तीनों के बारे में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमको इसको किसके द्वारा देना चाहिए, इसकी कमी से कौन सी बीमारी आती हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, और ये हमें कहाँ से मिलते हैं और हमारे प्लांट के किस भाग में पाए जाते हैं, और इनकी जो है हमें मात्रा अगर इसमें देनी है तो कहाँ से दे सकते हैं। तो दोस्तों
अब हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन के ऊपर। जो हमारा नाइट्रोजन होता है हमारे खेत में इसकी उपलब्धता डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होती है। ये हमें ज़्यादातर पूरा नाइट्रोजन हम इसको एनवायरनमेंट से कलेक्ट करते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुतायत मात्रा में आपको मिलता है। 76% हमारा जो है अराउंड हमारा नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट वातावरण में उपस्थित है। हमारे जो प्लांट हैं वो उनको एब्जॉर्ब करते हैं और हम कुछ यूरिया वगैरह से देते हैं, तो उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो नाइट्रोजन है हमारे खेत में कहाँ से आता है। तो जो हमारा नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं हम उसे, और दूसरा जो हमारे औद्योगिक फर्टिलाइजर्स हैं वहाँ से प्राप्त करते हैं, जैसे कि यूरिया है, नाइट्रेट है और एमोनिया है। हमारी जो कंपनियां हैं वो इस जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है उसको कंप्रेस्ड करके एक लेवल पर ला के उनसे यूरिया और एमोनिया नाइट्रेट बनाते हैं। इससे हमें जो है फिर वो हमें दूसरी फॉर्म में देते हैं, सॉलिड फॉर्म में, जो कि हम फर्टिलाइज़र के द्वारा अपने खेत में से लगा देते हैं। या फिर अगला मेथड है ऑर्गेनिक जो खाद होते हैं, जैसे देसी गोबर का खाद हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ या कोई भी कंपोस्ट हुआ हमारे देसी खाद का, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, जिससे कि हमारा जो है नाइट्रोजन की मात्रा उसमें बनी रहती है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर कि जो नाइट्रोजन है वो हमें मिल गई इन 3 पॉइंट से। अब हमारी नाइट्रोजन हमारे खेत में फ़ायदा क्या करती है और इसकी कमी कैसे होती है। जो हमारी नाइट्रोजन है, अगर हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो हमारे जो प्लांट हैं उसके जो पत्ते होते हैं वो बीच में से पीले येलो पड़ने लग जाते हैं। तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो है उसमें प्लांट में या खेत में नाइट्रोजन की कमी है और उसमें आप नाइट्रोजन दे दें तो आपका पत्ता सही हो जाएगा। अब नाइट्रोजन से फ़ायदे क्या क्या होते हैं हमारे खेत में। जब हम नाइट्रोजन अपने खेत में देते हैं तो इससे हमारे प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब शारीरिक ग्रोथ अच्छे से बढ़ती है, और हमारी जो पत्तियां हैं वो डार्क ग्रीन मतलब गहरी हरी पड़ जाती हैं और पत्ता एकदम चमकदार हो जाता है, पौधे पर चमक आ जाती है नाइट्रोजन की वजह से। अब हम बात करते हैं कि हमारे कुछ बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। मतलब कि हमारी कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं लेगुमिनस क्रॉप्स, जैसे दालें होती हैं हमारी, ये लेगुमिनस क्रॉप्स वगैरह, और जो ढैंचा होता है हमारा, ये लेगुमिनस क्रॉप्स में आती हैं। तो ये डायरेक्टली एनवायरनमेंट से जो है अपनी जड़ों के द्वारा नोडुल्स गांठें बनाकर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं और हमारे खेत में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाती हैं। तो इनके लिए कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे एजेटोबैक्टर, बैसिलस, क्लोस्ट्राइडम एंड क्लेबेसिला। ये जो आपको दिखाई दे रहे थे अभी, ये बैक्टीरिया थे जिससे कि नाइट्रोजन एनवायरनमेंट से हमारे खेत में फिक्स करी जा सकती है। अब बात करते हैं हम, जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो हमारे खेत में से कहाँ चली जाती है, कैसे मतलब ड्रेनेज कैसे हो जाता है उसका। तो जब तेज़ बारिश होती है ना, तब जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो पानी के साथ खेत के अंदर चला जाता है लीचिंग मेथड के द्वारा। इसमें हमारे काफ़ी नाइट्रोजन का नुकसान हो जाता है। इस वजह से आप जो है अपना जब यूरिया अपने खेत में लगाएं तो पहले उसमें अगर आप यूरिया बखेर रहे हैं तो पहले पानी लगा दें और खेत को थोड़ा सा ऐसा होने दें जिससे कि आप उसमें अच्छे से चल सकें, आपकी फसल का नुकसान ना हो। तब आप अपने खेत में यूरिया दें, जिससे कि आपका जो नाइट्रोजन है वो पानी के द्वारा लीचिंग नहीं होगा और आपका जो खेत है वो अच्छे से नाइट्रोजन ले पाएगा। या फिर आप ऑर्गेनिक खेत का उसका खाद का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका जो है लीचिंग मतलब नाइट्रोजन की जो नीचे जाने की मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाएगी और आपका नाइट्रोजन एफिशिएंसी हो पाएगा, नाइट्रोजन अच्छे से आप अपने खेत में यूज़ कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं फॉस्फोरस के ऊपर, जो कि हम नंबर 2 पर आपको बताने जा रहे हैं। जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे कि फॉस्फोरस प्लांट में कहाँ पाया जाता है। ये डीएनए, आरएनए, सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और ये एटीपी में भी पाया जाता है।
ये इसके बहुत ही फंक्शनल रोल हैं, बहुत अच्छे रोल हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पौधों के लिए। अब हम बात करते हैं कि फास्फोरस पाया कहाँ जाता है। फास्फोरस जो होता है वो रॉक सल्फेट के रूप में पाया जाता है, जो कि रॉक से, चट्टानों से निकाला जाता है। रॉक सल्फेट में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर उसको तैयार किया जाता है और ये सुपर फॉस्फेट के रूप में हमें दिया जाता है जब हम मार्केट से लेते हैं तब। नंबर पर हम बात करते हैं कि हमें अगर अपने खेत में ऑर्गेनिक तरीके से फास्फोरस देना है तो आप ऑर्गेनिक खादों का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक खाद का अपने खेत में यूज करते हैं तो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़्यादातर अवेलेबिलिटी हो जाती है, उपलब्धता हो जाती है। अगर आप अपने खेत में देसी खाद का सड़ा हुआ गोबर या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेत में फास्फोरस की कमी नहीं आएगी और वो पूर्ति होती रहेगी। कि अगर हमारे खेत में फास्फोरस की कमी आ रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे खेत में फास्फोरस की कमी आ रही है, तो हम अपनी पत्तियों को देखकर ही फास्फोरस की कमी बता सकते हैं। क्योंकि हमारी जब फास्फोरस की कमी आती है तो हमारे जो खेत में पत्ते हैं होते हैं वो पर्पल बैंगनी कलर के हो जाते हैं या फिर हल्के से बैंगनी लाल कलर के मिक्सचर में हो जाते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे खेत में सल्फर की कमी है। तो आपको सुपर फॉस्फेट अपने खेत में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो है फास्फोरस की कमी हो जाएगी ख़त्म एकदम। फास्फोरस का हमारे खेत में क्या रोल है? ये जो फास्फोरस होता है हमारे खेत में जो उसकी प्लांट की रूट्स होती हैं उनको अच्छे से मैनेज करके रखता है, ताकतवर बनाता है, मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं होने देता है और हमारे प्लांट में फुटौर अच्छे से बढ़ जाती है, हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता है और यह पौधे को समय पर पकाता है और नाइट्रोजन के प्रभाव को भी कम करता है। अगला पॉइंट है कि यह जो हमारे अनाज होता है उसकी गुणवत्ता और उत्पादन दोनों का ही ध्यान रखता है। इससे गुणवत्ता और उत्पादन दोनों ही हमारे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो हमारी बीमारी है ये बीमारी को भी कंट्रोल करता है और बीमारियों के रोकथाम में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। और एक राइजोबिया बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे खेतों में गांठ बनाने का काम करता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है, तो ये नोडुल बनाने में उसकी मदद करता है। तो ये थी पूरी जानकारी फास्फोरस के बारे में। अब हम बात करते हैं तीसरी जो हमारी माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है पोटास। जो हमारा पोटास होता है वो भी हमारे खेत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा पोटास है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है। वो हमें म्यूरेट ऑफ पोटास की फॉर्म में या सल्फेट ऑफ पोटास की फॉर्म में पाया जाता है, जो कि हम अपने खेत में देते हैं और उसकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं या नियंत्रित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पोटास है अगर हमारे खेत में इसकी कमी आ जाए तो इसकी क्या क्या हमें लक्षण दिखाई देते हैं। तो जो हमारे खेत में पत्तियां होती हैं, हमारे पत्तों की, पेड़ों की पत्तियां होती हैं, उनके जो कॉर्नर होते हैं और उनकी नसें होती हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं या फिर वो झाई मारने लग जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं, सिकुड़ने लग जाती हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे खेत में पोटेशियम की कमी है और हमें म्यूरेट ऑफ पोटास या सल्फेट ऑफ पोटास देने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि जो पोटेशियम होता है वो हमारे खेत में क्या क्या फ़ायदे पहुंचाता है। सबसे पहले बात तो ये है कि ये हमारे स्टार्च को अच्छे से स्टोर करता है और स्टार्च को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जो कि हमारे प्लांट का स्टोरेज फूड होता है। अब पोटेशियम दूसरे नंबर पर हमें फ़ायदा करता है कि ये हमारे खेत से एक्स्ट्रा पानी को नीचे सीवेज नहीं या लीचिंग नहीं होने देता है। अगली बात करते हैं हम, इसकी वजह से हमारी जो हमारा फल होता है उस पर चमक आती है और उत्पादन बढ़ता है। हमारे अनाज पर भी इससे चमक आती है और इससे हमारा जो है उत्पादन बढ़ता है। ये हमारे प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारा प्लांट जो है ताकतवर और मजबूत बना रहता है। तो और ये
अगले ये जो है पोटेशियम हमारे जो प्लांट होता है उसमें ऑयल की मात्रा को भी मेंटेन रखने में मदद करता है। तो ये थी पोटास के बारे में जानकारी। अब जो बाकी न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं हम उसे 3 वीडियो में और अगले में कवर करेंगे, जिसे आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ कहाँ यूज़ करने चाहिए और कब कब यूज़ करने चाहिए। तो धन्यवाद, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।